हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का जो हम लोग पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में। पहला चैप्टर रासायनिक अपक्रिया एवं रासायनिक समीकरण, उसका तीसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हमारा जो होगा वीडियो यानी जो हमारा चैप्टर वो क्या हो जाएगा, लगभग क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा पूरा। उसके बाद अगले चैप्टर हमारा जो होगा अम्ल, क्षार और लवण स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिएगा इसमें थोड़ा बहुत कुछ बचा है, उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसा हमारे पास है अवक्षेपण अपक्रिया, यानी अवक्षेपण अपक्रिया होता क्या है, तो ध्यान देने का। जब किसी यौगिक यानी कहने मत ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया के दौरान यानी रासायनिक अपक्रिया के दौरान क्या होते हैं, यानी जिसके दौरान जो होता है हमारा अवक्षेप कोई पदार्थ होता है जो प्राप्त होता है वो क्या होता है, अविलेय होता है। क्या होता है, अविलेय, यानी अविलेय लवण प्राप्त होता है। जैसे किसी पदार्थ को जल में डालने पर हमारे पास जो एक ऐसा यौगिक मिलता है, एक ऐसा लवण मिलता है जो क्या होता है, अविलेय होता है। उसी अपक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं, तथा उस पदार्थ को क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। ठीक है ना। यानी किसी रासायनिक अपक्रिया के दौरान यदि अविलेय कोई लवण प्राप्त होता है तो ऐसी अपक्रिया क्या कहलाती है, अवक्षेपण अपक्रिया कहलाती है। ठीक है ना। यानी किसी रासायनिक अपक्रिया के दौरान, समझ में आ रहा है कि नहीं, किसी रासायनिक अपक्रिया के दौरान कोई अविलेय लवण प्राप्त होता है, यानी जो जल में घुलता नहीं है। ठीक है ना, यानी उसमें घुलनशील नहीं होता है। समझ कि नहीं है ना, जो जिसके अंदर वो मिलता है वो उसके अंदर वो घुलनशील नहीं होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उस अपक्रिया को क्या कहते हैं, अवक्षेपण अपक्रिया, तथा उस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू ध्यान सुनिएगा, हमने ले लिया AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट और NaCl विलयन मिला दिया। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या मिलेगा, ये सबको मालूम है, प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो इसका प्लस इसके माइनस साथ, इसका प्लस इसके माइनस साथ, तो ये प्लस माइनस साथ मिलकर क्या बनेगा, AgCl, और Na इसके साथ मिलकर क्या बनाएगा, NaNO3 बनाएगा। ठीक है ना, NaNO3। और यही जो हमारा पे AgCl मिला है ना, वो क्या है, अविलेय है। अविलेय जहाँ पर रहेगा, जैसे यहाँ पर एरो जब डाउन तरफ रहेगा ना, ऐसे जब एरो रहेगा तो समझिए कि वो आपका क्या है, अविलेय लवण है। क्या है, अविलेय लवण है, यानी वो उसके दौरान जो प्राप्त हुआ यौगिक वो जल में क्या है, अविलेय है, यानी उस सॉल्यूशन में क्या है, अविलेय है। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, इस अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं, तथा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, AgCl को क्या बोलेंगे, अवक्षेप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अवक्षेप। क्या बोलेंगे, अवक्षेप। यानी किसी रासायनिक अपक्रिया के दौरान, ध्यान सुनिएगा, किसी रासायनिक अपक्रिया के दौरान यदि कोई हमको अविलेय लवण प्राप्त होता है तो उस रासायनिक अपक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं, तथा उस पदार्थ को क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। और जो उसके दौरान यदि जो मिला है तो उसको हम यहाँ पर ऐसे एरो बना देते हैं ताकि वो नीचे यानी तली में है, यानी उस पात्र के अंदर है, वो वाष्पन कूड़ा नहीं, यानी वो जो अवक्षेप है वो पात्र के अंदर नीचे क्या हुआ है, इकट्ठा हुआ है। ठीक है ना, तो ये हमारे पास अवक्षेप है। ठीक है ना, तो ये देखिएगा क्या होता है, ये लवण है, सब लोग जानते हैं लवण कैसे, ध्यान सुनिएगा। सबको मालूम है यदि जल के अंदर अगर कहीं पर H+ पाया जाता है, किसी सॉल्यूशन के अंदर H+ पाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्ल। अगर OH- पाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, क्षार। क्या कहते हैं, क्षार। यदि ये दोनों साथ में होते हैं, H भी होता है OH भी होता है, ये केवल जल के कंडीशन में होता है। ठीक है ना, जल के कंडीशन में, तो उस समय होता है आपका क्या, उदासीन। क्या होता है, उदासीन। ठीक है ना। अगर इन दोनों में से कोई ना हो, ना तो H हो ना तो OH हो, जैसे मान लीजिए NaCl है, इसको जब हम डालेंगे जल के अंदर तो क्या मिलेगा, Na+Cl-, तो इन आयनों में टूट जाए। तो देखिए धनायन वाला ना तो H+ है और ना तो माइनस वाला OH है, इन दोनों में से कोई ना हो तो उस समय हमारा क्या, उसकी क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। जैसे मान लीजिए AgNO3 है, तो AgNO3 को जैसे ही जल में डालोगे तो क्या, मान लीजिए टूटता भी है तो Ag+ और NO3- में। तो इसमें देखिए, इसमें अगर पोर्शन की बात करें तो ये प्लस और माइनस में ना तो प्लस वाला H+ है ना तो NO3 क्या है, OH- है। तो ये याद रखिएगा, ये क्या है, लवण है। क्या है, लवण है। ठीक है ना तो जिसमें H+ और OH- में से कोई नहीं रहता है, वो जो होता है हमारा यौगिक क्या होता है, लवण होता है। क्या होता है, लवण होता है। ठीक है ना, तो इस बात को देख लीजिएगा। अब यहाँ देखिएगा आगे हमारा होता है संक्षारण। क्या होता है, अगला बचा हुआ है संक्षारण। तो यदि कोई हमारे पास धातु है, समझ में आ रहा है, कोई हमारे पास धातु है, वो अम्ल आर्द्रता के संपर्क में आते ही क्या होने लगता है, वो क्षय होने लगता है। उसका भाग क्या होता है, धीरे धीरे वो क्या होने लगता है, नष्ट होने लगता है। इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं, संक्षारण। ठीक है ना, क्या कहते हैं, संक्षारण। यानी कोई हमारे पास धातु है, लोहा हो गया जैसे,
तो अगर ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो क्या होने लगता है, उसका ऑक्सीकरण होने लगता है, यानी वो धीरे धीरे क्या होना था, विघटित होने लगता है। यानी अम्ल आर्द्रता के कारण पर संपर्क में आते हुए क्या होने लगता है, धीरे धीरे विघटित होने लगता है, अपनी जो प्रारंभिक मात्रा है उसको धीरे धीरे क्या करने लगता है, खोने लगता है। उसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। ठीक है ना। अगला आता है हमारे पास विकृगंधिता, लास्ट आता है विकृत गंधिता। ठीक है, विकृत गंधिता क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। अगर कोई हमारे पास तैलीय वसायुक्त सामग्री है तो क्या होने लगती है, वो धीरे धीरे खराब होने लगती है, और किसके संपर्क में आते ही, वायु के ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही धीरे धीरे क्या होने लगती है, खराब होने लगती है, यानी गंध युक्त होने लगती है, यानी उसका महक, उसमें महक आने लगता है। ठीक है ना। यानी कहने में तो वो खराब होने लगती है, और इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, विकृगंधिता कहते हैं, क्योंकि उस वस्तु का क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण, यानी ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही ऑक्सीजन उससे जुड़ जाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। इसीलिए अगर कोई वस्तु हमारे पास खुले हुए में रखा है, यानी खोल के रख देते हैं तो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाता है, और ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाता है, जिसके कारण उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। इसीलिए कोई तेलीय पदार्थ है, जैसे हमारे पास बहुत सारे होते हैं तेलीय पदार्थ, वसायुक्त पदार्थ है, तो वो जैसे उसको खोल के रखते हो तो वो क्या होने लगता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाता है, और ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाने के कारण ऑक्सीजन उसमें जुड़ जाता है, और ऑक्सीजन जुड़ना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। अर्थात उस तेलीय वसायुक्त पदार्थ का क्या होने लगता है, ऑक्सीकरण होने लगता है, जिसके कारण वो खराब हो जाता है, और इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, विकृगंधिता कहते हैं। क्या कहते हैं, विकृगंधिता कहते हैं। समझ में आया कि नहीं है, यही हमारा क्या है, विकृ। अब चैप्टर देखिएगा, चैप्टर पहला चैप्टर आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब देखिए पहले चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, पहले उसको समझ लीजिए, और इसको एक बार नोट्स में लिख लीजिएगा और अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या पढ़ा, पहले पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया। क्या, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। दूसरा हमने पढ़ा रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास तीसरा पढ़ा हमने संतुलित समीकरण। क्या पढ़ा, संतुलित समीकरण। ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए, चौथा हमने पढ़ा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, संयोजन युगात्मक, यानी संयोजन अभिक्रिया या युगात्मक अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है ना। अब दूसरा हमने क्या पढ़ा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद हमने पढ़ा द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है ना। द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलिए चाहे क्या बोलिए, उभय अपघटन अभिक्रिया। ठीक है ना, उभय अपघटन, जहाँ पर आयनों का विन क्या होता है, विनिमय होता है। उसके बाद हमने पढ़ा वियोजन, वियोजन अभिक्रिया। क्या पढ़ा, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है ना। और वियोजन अभिक्रिया में हमने दो पढ़ा, ध्यान सुनिएगा, दो पढ़ा। एक हमने पढ़ा, हम वियोजन अभिक्रिया का दो पार्ट पढ़े कि एक हमने पढ़ा उष्मीय वियोजन, और दूसरा पढ़ा हमने, इसकी बात की जाए, आयनिक वियोजन। क्या पढ़ा, आयनिक वियोजन। ठीक है, हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा अपघटन, पढ़ा क्या पढ़ा, अपघटन, अपघटन अभिक्रिया पढ़ा। अपघटन अभिक्रिया में भी हमने क्या पढ़ा, दो पढ़ा, एक उष्मीय अपघटन और दूसरा हमने पढ़ा वैद्युत अपघटन। क्या पढ़ा, वैद्युत ठीक है, देख सकते हैं। ठीक है ना। क्या क्या आपको पढ़ना है एक पास नोट कर लीजिएगा, चैप्टर में क्या क्या है। ठीक है ना, देख सकते हैं और भी है। उसके बाद हमने थोड़ा बहुत और है। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा, F
क्या पढ़ा हमने? रेडॉक्स अपक्रिया पढ़ा। उसके बाद ऑक्सीकरण, अपचयन, ठीक है ना, ऑक्सीकारक, अपचायक, ठीक है ना। उसके बाद और भी हमने पढ़ा उत्क्रमणीय, ठीक है। उसके बाद अनुत्क्रमणीय, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या पढ़ा हमने? अवक्षेपण पढ़ा, अवक्षेपण अभिक्रिया। उसके बाद संक्षारण, उसके बाद हमने पढ़ लिया विकृत गंधिता, ठीक है ना। ये देख सकते हैं आपके इतने पहले चैप्टर में इतने टॉपिक हैं, ठीक है ना। तो आप इसको एक पास नोट कर लीजिएगा और नोट करके एक एक डिफिनेशन अच्छे से लिख भी लीजिएगा। और अगर नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से नोट्स भी मिल जाएगा, ठीक है ना। अब आप एक एक करके अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, संतुलित समीकरण के बारे में क्या होता है, ठीक है ना। रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार में आप देख सकते हैं संयोजन अपक्रिया क्या होता है, प्रतिस्थापन अपक्रिया क्या होता है, द्विविस्थापन अपक्रिया जिसको हम उभय अपघटन अपक्रिया के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद अगला है हमारे पास वियोजन अपक्रिया, ठीक है ना। वियोजन अपक्रिया के बारे में अच्छे से पढ़िएगा। वियोजन अपक्रिया आपका दो प्रकार का है, एक ऊष्मीय वियोजन, एक आपका क्या है आयनिक वियोजन है। अपघटन अपक्रिया, ऊष्मीय अपघटन और वैद्युत अपघटन, ठीक है ना। रेडॉक्स अपक्रिया क्या होता है, ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है, ऑक्सीकारक क्या होता है, अपचायक क्या होता है, ठीक है ना। सारा हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। तो इसको एक बार अच्छे से पहला वीडियो और दूसरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा। तीसरे वीडियो में आपका ज़्यादा क्वेश्चन इस पर क्वेश्चन अभी बताएंगे, देखिए कैसे सॉल्व किया है। उसके बाद उत्क्रमणीय क्या होता है, अनुत्क्रमणीय क्या होता है, अवक्षेपण अपक्रिया क्या होता है, संक्षारण क्या होता है, विकृत गंधिता क्या होता है, ठीक है ना। अब देखा जाए अब इसके आधार पर क्वेश्चन कैसे हमारे पास है, कुछ का क्वेश्चन कर लिया जाए, ठीक है। अब देखिएगा कह रहे हैं कि निम्नलिखित अपक्रियाओं के नाम बताइए, यानी कुछ क्वेश्चन दिए गए आपके एग्जाम में पूछे गए, बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। तो इसमें से ऐसे दे देता और पूछता है कि बताइए कि चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, या कैसे भी करके पूछेगा, नाम दो दे देगा और पूछेगा कि पहला और दूसरे का क्या कीजिए नाम बताइए। तो कह रहा है कि देखिएगा पहला क्वेश्चन दिया है, पहले देखिए निम्नलिखित अपक्रियाओं के नाम बताना है। तो कह रहा है जिंक और 2HCl, ZnCl2 और H2 हमारे पास बन रहा है, तो बताना है कौन सा अपक्रिया हो। तो देखिएगा हमारे पास योगात्मक है, वियोजन है, ठीक है ना, अपघटन है, विस्थापन है, द्विविस्थापन है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर हमारे पास अकेला देखिएगा, यहाँ पे दोनों जुड़ के एक हो नहीं रहे हैं, तो यानी हमारे पास संयोजन तो हो नहीं सकता। वियोजन में अकेला होता है, दो भागों में टूटता है। प्रतिस्थापन में होता है कि यहाँ पे देख सकते हैं या तो प्रतिस्थापन या तो विस्थापन, दोनों में से एक ही चीज़ है, दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये प्लस, ये माइनस, तो ये इसको आएगा और इसको रिप्लेस कर देगा। और ऐसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अपक्रिया। और ये आएगा, इसको रिप्लेस कर स्वयं इसका स्थान ग्रहण कर लिया। देखो जहाँ पर हाइड्रोजन ये प्लस है, ये प्लस को हटा देगा और क्या कर लेगा, उसका स्थान ग्रहण कर लेगा। क्योंकि जो जिंक की सक्रियता होती है वो हाइड्रोजन से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो हाइड्रोजन के विलयन में से क्या करेगा, हाइड्रोजन को स्थापित कर स्वयं उसका स्थान क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। तो प्रतिस्थापित करता है, ऐसी अपक्रिया क्या है, कौन सी है, प्रतिस्थापन अपक्रिया। क्या है, प्रतिस्थापन अपक्रिया। याद रखना है, एकल प्रतिस्थापन भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। प्लस प्लस और माइनस पहचान होती है, ठीक है ना, प्लस प्लस माइनस, ठीक है। अब देखिएगा इसमें बात की जाए तो देखिए N2 और H3, तो देखिए ये दोनों जुड़ के अकेला बन रहा है ना। तो जब दो यौगिक, दो या दो से अधिक यौगिक आपस में जुड़कर एकल उत्पाद बनाते हैं, एकल, राइट साइड में यदि एक आंसर है, कोई अकेला रह जाए तो वहाँ पर क्या होगा, या तो संयोजन अपक्रिया होगा या तो क्या होगा, योगात्मक अपक्रिया होगा, ठीक है। अगला देखिएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन, ये भी दोनों आपस में जुड़कर अकेला एक उत्पाद दे रही है। तो जहाँ पर अकेला उत्पाद देते हैं वहाँ पर क्या होते हैं, योगात्मक या संयोजन अपक्रिया। क्या हो, योगात्मक या संयोजन अपक्रिया, ठीक है ना। तो दोनों में से कोई नाम लिख सकते हैं, योगात्मक या संयोजन,
संयोजन, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब देखिए ये अकेला है, दो भागों में टूट रहा है, तो दो भागों में जब कोई यौगिक दो भागों में टूटता है, टूटता है दो भागों में, तो वहाँ पर अपघटन होता है, अपघटन या क्या होता है, वियोजन, ठीक है। अपघटन और वियोजन में सबको मालूम है कि अपघटन जो होता है वो क्या होता है, उत्क्रमणीय होता है, अनुत्क्रमणीय होता है, जबकि वियोजन जो होता है अनुत्क्रमणीय, क्या कहते हैं, ये आपका क्या होता है, अनुत्क्रमणीय होता है, ये क्या होता है, उत्क्रमणीय होता है। तो इस वियोजन की पहचान होती है कैसे, एरो होता है, यानी वो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट होता है। तो ठीक है, तो देखिए ये एरो किसको दर्शाता है, वियोजन को, किसको दर्शाता है, वियोजन को। समझ में आ रहा है कि ये किसका सिंबल है, उत्क्रमणीय का, ठीक है ना। तो ये वियोजन को दर्शाता है, और वियोजन में यदि आयनों में टूट जा रहा है, किस में टूट रहा है, आयनों में, तो ये कौन सा वियोजन है, आयनिक वियोजन है। क्या है, वियोजन है, वो भी क्या है, आयनिक वियोजन, ठीक है ना। यानी वियोजन भी आपका दो प्रकार का भी बोला है ना, देख सकते हो उसमें। आप पहला वीडियो अच्छे से देखिए, दूसरा वीडियो देखिए, तीसरे वीडियो में सारा सॉल्व कीजिए, एग्जाम में ऐसे ही आएगा, या तो आपसे डिफिनेशन पूछे या कैसे ऐसे दे सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी बना के दे सकते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान सुनिएगा, अगला है हमारे पास, ये देखिए, ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस, तो आयनों का एक्सचेंजिंग हो रहा है, इसका आयन प्लस, इसके माइनस पास, प्लस वाला माइनस पास। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बात कीजिए, ये प्लस माइनस, प्लस माइनस, तो याद रखिएगा प्लस माइनस, यदि आयनों का एक्सचेंजिंग होता है तो वहाँ पर क्या होता है, द्विविस्थापन अपक्रिया बोलो, या तो क्या कहोगे, उभय अपघटन अपक्रिया। तो ये कौन सी अपक्रिया है, उभय अपघटन, ठीक है ना। उभय अपघटन लिखो, चाहे क्या लिखो, द्विविस्थापन अपक्रिया, क्या लिखो, द्विविस्थापन अपक्रिया, ये बात याद रखिएगा। उभय अपघटन अपक्रिया लिखिए, या तो ये अपक्रिया क्या है, द्विविस्थापन अपक्रिया, क्योंकि दो आयनों का आपस में एक्सचेंजिंग हो रहा है, ये माइनस वाला इसके पास, ये माइनस इसके, यानी आयनों का आपस में क्या हो रहा है, अदला बदली हो रहा है। तो जहाँ पर आयनों का अदला बदली होता है वहाँ पर कौन सी अपक्रिया होती है, उभय अपघटन अपक्रिया या द्विविस्थापन अपक्रिया, दोनों नाम एक ही, उभय अपघटन बोलिए या द्विविस्थापन अपक्रिया बोलिए। अब देखिएगा, यहाँ पर अकेला है, दो भागों में टूट रहा है, तो टूटता है तो दो ही चीज आता है, या तो अपघटन या तो वियोजन। तो ये देखिए, ऐसे एरो रहेगा तो अपघटन आएगा, देख लीजिए, ऐसे एरो है ना, अनुत्क्रमणीय है, क्या है, अनुत्क्रमणीय। तो और किसके कारण हो रहा है, ये ऊष्मा का प्रतीक है, तो ये ऊष्मा के कारण हो रहा है, तो अपघटन तो होगा वो, ठीक है ना, अपघटन होगा, मगर क्या होगा, ऊष्मीय अपघटन होगा, क्या होगा, ऊष्मीय अपघटन, क्योंकि इस जो यौगिक हमारे पास है उस यौगिक को ऊष्मा देने पर दो भागों में क्या हो जा रहा है, टूट जा रहा है, तो वो क्या है, आपका ऊष्मीय अपघटन है। अगर ऊष्मा के कारण टूट रहा है तो ऊष्मीय अपघटन। और देखिएगा ये एरो दर्शा देगा कि क्या है, ऊष्मीय अपघटन है, क्यों, क्योंकि ये एरो एक ही तरफ है, यानी रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट टू अगर रिएक्टेंट नहीं हो पाता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, आपका अनुत्क्रमण, ठीक, कोई दिक्कत। अब देखिएगा अमोनिया, ये अकेला है, दो भागों में टूट रहा है, मगर यहाँ पर अलग चीज़ ऊर्जा दे दिया है। तो ऊर्जा वाले में आपके दो ही चीज़ है, या तो ऊष्मा क्षेपी पूछेगा, या तो ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी, ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी। तो देखिएगा ऊष्मा क्षेपी की पहचान होती है प्लस, किसके साथ हो, प्रोडक्ट के साइड, और जो होती है इसकी पहचान होती है माइनस, किसके साइड, प्रोडक्ट के साइड। तो यदि उत्पाद के तरफ प्लस में ऊर्जा लिखी गई है तो क्या है, आपका ऊष्मा क्षेपी है, अगर माइनस में लिखा गया है तो क्या है, ऊष्मा शोषी है। तो यहाँ पे देखिए माइनस में लिखा गया किसके साथ, प्रोडक्ट के साइड, देख लीजिए प्रोडक्ट है ना, इधर वाले को प्रोडक्ट बोलते हैं, इधर वाले को रिएक्टेंट, इधर वाले को प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में माइनस में लिखा गया ना, तो माइनस में लिखा गया तो ये क्या है, आपका देख लीजिए ऊष्मा शोषी है, क्या है, ऊष्मा शोषी। अब इस वाले में भी वही देखिए, तो हमारे पास प्लस में लिखा है तो क्या है, ऊष्मा क्षेपी है, ठीक है ना। तो बस यही हम समझाना चाहते थे कि आपको कैसे पहचानेंगे, तो डिफिनेशन को अच्छे से पढ़िएगा और क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है ना, तो आपको अच्छे से ढंग आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा आगे देखते हैं, आगे भी कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों को क्या कीजिए, संतुलित कीजिए, हमको संतुलित करना है। तो संतुलित करने में आपके हाई स्कूल में ज़्यादा कुछ नहीं है, एक ही विधि है, वो है आपका पास अनुमान विधि। क्या है, अनुमान विधि। अनुमान विधि का मतलब एक तरह से लेफ्ट और राइट को देखिए, और जो आपको अंदाजे के थ्रू लग रहा है इसमें इतने से गुणा हो सके, इतने में गुणा कर तो बैलेंस हो जाए, तो उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, ठीक है ना। तो बैलेंस कर दिया जाए, तो देखिए ध्यान से, अगर हम पहले की बात करें तो MnO2 है, HCl है, तो HCl देखो सबसे ज़्यादा बिगड़ा हुआ कौन है, सबसे ज़्यादा बिगड़ा हुआ कौन है, HCl है, क्योंकि 2 और 2 4, इधर कितना है 1। तो पहले जो ज़्यादा बिगड़ा हुआ था, जैसे मान लीजिए हम इधर लिख दे रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, इधर क्या लिख दे रहे हैं, राइट हैंड साइड, सारे एलिमेंट लिख दे रहे हैं Mn, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है O, उसके बाद क्या है H, उसके बाद क्या है Cl।
ये 4 हो गया। तो लेफ्ट साइड m कितना है, mn कितना 1 और राइट साइड कितना है 1, तो ये बैलेंस है। o कितना है 2, o कितना है, o नहीं दिया है क्या, mn, अच्छा O2 यहाँ पे गलत हो चुका है, ठीक है ना, O2, ठीक है। अब बताइएगा हमारे पास क्या है, अब बताओ यहाँ पे HCl है, ठीक है। अब यहाँ पे H कितना है लेफ्ट में 1, ठीक है, इधर कितना है 2, 1 मिनट 2 है, चलिए ठीक है। और उसके बाद O कितना था 2 ना, तो O के पास लिखिए, लिखने में थोड़ा थी ज़रा, ठीक है। O कितने पे लिखिए 2, ठीक है। हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन कितना है 2, क्लोरीन इधर कितना है 1, इधर क्लोरीन कितना है 2। तो देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास हाइड्रोजन है, ये ठीक है, ये भी ठीक है, ऑक्सीजन भी ठीक है, 2 और 2। बस हमारे पास ये हाइड्रोजन है, ये देखिए ये दोनों आपस में, तो इन्हीं दोनों को बराबर किया जाए। तो क्लोरीन को ध्यान से देखिएगा, क्लोरीन को यदि देखा जाए तो क्लोरीन 2 है, इधर कितना है 2, इधर क्लोरीन कितना है 1, तो 2 से बैलेंस किया जाए। तो 2 से जैसे ही हमने बैलेंस किया, 2 से देखो, 2 से जैसे ही हमने बैलेंस किया तो हाइड्रोजन कितना हो गया लेफ्ट में 2 हो गया ना। इसके साथ देखो, इसमें भी तो 2 में वृद्धि हुआ है, तो इसके साथ ये भी ना है गुणे में, तो इसमें वृद्धि हो गया, तो हाइड्रोजन कितना हो गया लेफ्ट साइड कितना हो गया 2, ठीक है। और क्लोरीन लेफ्ट साइड 2 ही से ना गुणा किया, 2 से गुणा किया ताकि क्लोरीन बैलेंस, जब क्लोरीन बैलेंस हो गया तो हाइड्रोजन तो देखिए सारा बैलेंस हो गया, 1 Mn इधर भी, 1 2 ऑक्सीजन इधर भी, 2 इधर भी, ये 2 हाइड्रोजन इधर भी, 2 हाइड्रोजन इधर भी, 2 क्लोरीन इधर भी, 2 क्लोरीन, यानी सारा क्या होगा बैलेंस हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं और आपको जो लगे सूटेबल अनुमान के तरीके से लगे तो उसको भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अगला है, अगला भी ऐसा ही किया जाए। तो हमारे पास क्या है, यहाँ देखो ऑक्सीजन 2 1 कितना है 3 है ना, इधर कितना है 2, तो जब 2 और 3 का जब कार्बन, ठीक है, कार्बन इधर देखिए, कार्बन और बात कीजिए ऑक्सीजन है, ठीक है। तो कार्बनों की संख्या यदि लेफ्ट और राइट की बात की जाए तो कार्बन 1 लेफ्ट में भी, राइट में भी 1, ऑक्सीजन देखो इधर 3 इधर 2। तो जब सम, और देखिए एक तो बैलेंस है, जब ऐसा रहेगा एक विषम रहेगा एक सम रहेगा, तो इसके गुणांक से इसमें गुणा कर दीजिए और इसके गुणांक से उसमें गुणा कर, तो बैलेंस हो जाएगा, तो ठीक है ना। तो गुणा किया जाए तो इसमें कितने से गुणा करना है 2 है ना, तो कितने से गुणा किया 3 से, 3 से गुणा किया, 3 दूना 6। और इसमें कितने से करना है, देखिए यहाँ पे 2 से करें, 2 से करेंगे तो ठीक है, 2 से भी कर सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, 3 से नहीं, अनुमान के तरीके से किया जाए, ठीक है। ऑक्सीजन कितना था इधर, ऑक्सीजन इधर कितना है 3, इधर कितना है 2, ठीक है। तो अगर हम सम बना सकते, ध्यान सुनिएगा हम वो वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे, सम बनाएंगे, क्या करेंगे, सम बनाएंगे, ठीक। अब देखिएगा, ठीक है, सम बनाया जाए, तो सम बनाया जाए तो ध्यान सुनिएगा, ये 2 है इधर 3 है, तो अगर 2 से इधर गुणा करें तो ये सम हो जाएगा, तो 2 से हमने इसमें गुणा कर दिया, तो 2 से गुणा किया तो 2 और 2 4, तो इधर कितने से गुणा कर दिया 2 से, तो ये भी 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अनुमान विधि के ज़्यादातर यूज करेंगे, ज़्यादातर अनुमान विधि को यूज करके, छोटे आपके क्लास में उतना टफ नहीं आता है, ठीक है ना, अनुमान विधि के थ्रू ही करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा इधर देखिए साफ साफ दिख रहा है, सोडियम इधर 1 है, इधर कितना है 2, और सब ठीक है, SO4 है, SO4 एक 5 है। चलिए ऑक्सीजन को देख लिया जाएगा, इधर सोडियम कितना है 2, तो 2 से गुणा किया जाए, 2 से गुणा, और जैसे ही 2 से गुणा किया ऑक्सीजन 2 और 4 6, इधर देखिए 4 है, इधर कितना है 1, 4 1 5 है ना, तो इधर 2 से गुणा करो 6 हो गया, 4 और 2 6। हाइड्रोजन कितना हो गया 4, इधर हाइड्रोजन कितना है, ध्यान से देखना, 2 यहाँ से 2 देखिए, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर 4, ये भी बैलेंस है, ठीक है ना। तो बैलेंस हो गया, बस इतना ही छोटा छोटा आता है, प्रैक्टिस आपके एग्जाम के समय ज़्यादा प्रैक्टिस कराया जाएगा, ठीक है। तो आप पहले क्या कीजिए कि जितना भी चैप्टर पढ़ाया जा रहा है उसका नोट्स तैयार कर लीजिए, और नोट्स तैयार करने के बाद क्या करिएगा, एक बार रिवीजन कीजिएगा क्वेश्चनों को, अगर आपके पास गाइड होगा तो गाइड से क्वेश्चन देख लीजिएगा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा आगे देख सकते हैं, अब बहुविकल्पी कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि निम्नलिखित में योगात्मक अपक्रिया कौन है। तो योगात्मक अपक्रिया, तो पहले आपको डिफिनेशन याद होना बहुत जरूरी है, किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने के लिए उसके बारे में डिटेल्स जानना बहुत जरूरी है, बिना डिटेल्स का आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आप पहले डिफिनेशन, हर एक डिफिनेशन को अच्छे से पढ़िए और ऑब्जेक्टिव कीजिए, ठीक है ना। डिफिनेशन पढ़ने के बाद यदि क्लास को अच्छे से समझना है, हाई स्कूल को चाहे किसी भी क्लास में आप पढ़ते हो, अगर आपको पढ़ाई को अच्छे से समझना है तो क्या कीजिएगा, डीपली पढ़िएगा, और डीपली के बाद उस पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है ना। बिना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए आपका जो होगा ना इंक्रीज यानी पढ़ाई में अच्छा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जेडन है, जेडन
अब यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित में योगात्मक अपक्रिया है, ठीक है ना। योगात्मक अपक्रिया आपको बताना है कि कौन सा योगात्मक अपक्रिया है। तो आप देख सकते हैं जिंक है, तो योगात्मक का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट में 2 3 4 रहे मगर राइट में रिजल्ट 1 होना चाहिए, तो राइट में रिजल्ट 1 चेक कर लिया जाए। तो इसमें राइट में रिजल्ट कितना है 2, तो योगात्मक अपक्रिया ये नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि योगात्मक अपक्रिया कहता है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं तो ऐसी अपक्रिया क्या कहलाती है, योगात्मक। तो ये भी रिजल्ट में 2 है, ये भी रिजल्ट में 2 है, तो यही ना हो गया, देख लीजिए। यानी आपको क्या होना चाहिए, डिफिनेशन अच्छे से याद होना चाहिए। डिफिनेशन याद होगा, उसका स्टेटमेंट क्या है, कि उसका डिफिनेशन रूल क्या होता है, कैसे पहचानते हो। तो हमने बताया है कि लेफ्ट साइड में बहुत सारे रहेंगे मगर राइट में अकेला रहे तो याद रखिएगा वहाँ पर क्या है आपका योगात्मक अपक्रिया। अगला देखा जाए क्वेश्चन, अब देखिएगा कह रहा है कि अमोनियम क्लोराइड ये आयन में टूट गया, कह रहा है बताइए कि अपक्रिया कौन सा है। तो देखो अकेला है, 2 भागों में टूट गया, तो टूटते समय 2 ही आता है, या तो अपघटन या तो वियोजन। तो टूटते समय या तो अपघटन या तो वियोजन। तो देखिए इसमें अपघटन इसमें वियोजन, तो चारों में कन्फ्यूजन है। अभी तो कोई हमारे पास ऑप्शन को जो होगा क्या कहते हैं फाल्स नहीं कर सकते क्योंकि अपघटन। अब देखिए अब एरो को देखिए, एरो को ध्यान से, तो एरो किसका है, ये वियोजन का है। क्या है, वियोजन का। तो अपघटन वाला कट कर दीजिए, अपघटन वाला अपघटन। अब देखिएगा एक आयनिक वियोजन है, एक उष्मीय वियोजन है। तो ध्यान से सकते हैं आयनिक वियोजन है क्योंकि आयन में टूट रहा है, तो ये क्या है, आयनिक वियोजन है। क्या है, आयनिक वियोजन, ठीक है ना। आयनों में टूट रहा है तो क्या है, आयनिक वियोजन, ठीक है ना। ये देख सकते हो वो एरो जो है ना बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी उत्क्रमणीय अपक्रिया जो होता है किसका, वियोजन होता है। क्योंकि वियोजन अपक्रिया क्या होती है, उत्क्रमणीय होती है, वो दोनों दिशाओं में चलती है। अब ध्यान सुनिएगा, अगला है हमारे पास जिन अपक्रियाओं में कह रहा है कि आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं, तो आयनों का एक्सचेंजिंग कहाँ पर होता है, उस अपक्रिया को क्या कहते हैं। तो हमारे पास प्रतिस्थापन अपक्रिया नहीं कहते क्योंकि उसको वो हो नहीं सकता। उभय अपघटन अपक्रिया, तो इसी उभय अपघटन अपक्रिया को क्या कहते हैं, क्योंकि ये इसी का नाम ही क्या है, द्विविस्थापन है। और क्या बोलते हैं, उभय अपघटन बोलते हैं। योगात्मक तो हो नहीं सकता क्योंकि आयन का एक्सचेंज नहीं होता, ये तो जुड़ के एक हो जाते हैं। वियोजन तो हो नहीं सकता, वियोजन क्योंकि टूट जाते हैं। तो कह रहा है आयनों का एक्सचेंज, यानी ले रहा इधर इधर इधर, यानी ये इसके पास ये इसके पास, ठीक है ना। तो जब ये इसका आयन इसके पास जाएगा और इसका आयन इसके पास जाएगा तो वो कौन सी अपक्रिया है, उभय अपघटन अपक्रिया है, जहाँ पर आयनों का विनिमय होता है। तो ये बात है कि डिफिनेशन अच्छे से आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। नोट्स को अच्छे से बनाइए, ठीक है ना। अभी एग्जाम में बहुत समय है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक नाम सूत्र क्या है, रासायनिक सूत्र क्या है। तो लेड का संकेत क्या होता है, पहले तो देखिए पीबी, क्या होता है पीबी। और उसके बाद नाइट्रेट, तो नाइट्रेट का क्या होता है NO3 और -1 चार्ज, और पीबी का क्या होता है 2 चार्ज, ठीक है ना। देखिए अगर ये सब आपको लिखने नहीं आते, नाइट्रेट, नाइट्राइट, ठीक है ना, सल्फाइड, सल्फेट, तो ठीक है ना। तो इस पे हमने एक वीडियो बनाया है जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, उस वहाँ जाकर पढ़ लीजिए, वहाँ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्यूप्रस क्या होता है, क्यूप्रिक क्या होता है, फेरस क्या होता है, फेरिक क्या होता है, ठीक है ना। फास्फाइड, पम्बलस, पम्बलिक, स्टेनस, स्टेनिक, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ में आएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, वहाँ उसको पढ़ लीजिए, तब जाके ये सब जो है ना आपको रिएक्शन में बहुत आसानी से प्लस माइनस पहचानेंगे और प्लस माइनस के जरिए हम लोग रिएक्शन कर लेंगे, ठीक है ना। तो पहले चार्ज यदि याद है तो रिएक्शन बहुत याद है, अच्छे से हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये हमारे पास 1 इधर आएगा तो 1 से कोई मतलब नहीं है, ये 2 इधर जाएगा तो देखो ये 2 का गुणा दोनों में है तो इससे क्या लग जाएगा, ये होल ट्वाइस हो जाएगा। तो PbNO3 का होल ट्वाइस, तो PbNO3 का होल ट्वाइस, ये तो PbNO3 है नहीं, ये देखिए ये वाला देख लीजिए PbON, ये तो लेड ऑक्साइड है, ये लेड नाइट्राइट है क्योंकि NO2 होता है तो क्या होता है, नाइट्राइट होता है। क्या होता है, नाइट्राइट। तो इसलिए बोल रहे हैं कि जाइए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आपको अच्छे से में समझ में आए। अब देखा जाए आगे भी है कुछ, कह रहा है कि Fe2O3 और Al है, Al2O3 बन रहा है, पूछ रहा है कि संयोजन अपक्रिया है, द्विविस्थापन। संयोजन नहीं हो सकता, द्विविस्थापन अपक्रिया में आयनों का एक्सचेंजिंग होना चाहिए। तो आयनों का एक्सचेंजिंग होने के लिए क्या होना चाहिए, प्लस माइनस, ऐसे दो प्लस होने चाहिए, 2 माइनस होने चाहिए। इस बात को याद रखिएगा। द्विविस्थापन या उभय अपघटन होने के लिए 2 प्लस और 2 माइनस, तो ये हो नहीं सकता। और उसके बाद वियोजन में हो नहीं सकता क्योंकि वियोजन में कोई एकल उत्पाद 2 भागों में टूटता है। तो देखो एकल नहीं है, 2 है, ये 2 ही है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो ये वियोजन भी नहीं हो सकता। अब ये विस्थापन है क्योंकि विस्थापन की पहचान होती है प्लस माइनस, क्योंकि ये प्लस वाला ज़्यादा क्रियाशील है, इसको रिप्लेस कर देता है, रिप्लेस कर स्वयं उसके स्थान पे क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो यहाँ पर क्या है, जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम की सक्रियता क्या है, आयरन से ज़्यादा है। तो आयरन से ज़्यादा है तो क्या किया, एल्युमिनियम जो है आयरन को उसके विलयन में से क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, विस्थापन।
क्या कहेंगे? विस्थापन। ठीक है ना। अब आगे देखिएगा, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है? तो लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है? तो सबको मालूम है कि ये कौन सी क्रिया होती है? ऑक्सीकरण होती है। क्या होती है? ऑक्सीकरण क्रिया, जिसके कारण लोहे पर क्या करता है? जंग लगता है। ठीक है ना। तो आपका चैप्टर पूरा जो हो गया, क्या हो गया? पहला चैप्टर द एंड हो गया। ठीक है ना। तो अच्छे से नोट्स बनाइए, नोट्स बना के पढ़िए, एक एक ग्राफ बना के कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, उसको अच्छे से कीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कीजिए। ठीक है ना। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप नोट्स ले सकते हैं वहाँ से। ठीक है ना। तब तक के लिए